दोस्तों नमस्कार। वक्त का पहिया क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हो चला है? क्या वक्त ने प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से डगमगाने की शुरुआत कर दी है? कल तक जिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी के गीत गाए जाते थे, अब उन्हीं मंचों से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं? जो जल्द से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर 2015 के बाद से लगातार 2019 तक समूची दुनिया ने देखा और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी और वहां पर धूम धड़ाका और चकाचौंध के बीच जितनी बड़ी तादाद में एनआरआई भारतीयों की मौजूदगी रहती और उन सब के बीच हिंदूवादी स्वयंसेवकों की मौजूदगी, उसके एक एक दृश्य को याद कीजिए और सोचना शुरू कीजिए कि क्या वाकई आज की तारीख में किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच से प्रधानमंत्री मोदी वो जलसा कर सकते हैं? क्या वो ऑस्ट्रेलिया में कर सकते हैं, ब्रिटेन में कर सकते हैं, अमेरिका में कर सकते हैं, जर्मनी में कर सकते हैं, फ्रांस में कर सकते हैं? ये सारे सवाल मौजूदा वक्त में इतने बड़े हो गए हैं जिसमें बीजेपी अगर देश के भीतर लगातार एक ऐसी मोटी लकीर खींचती चली गई जिसमें एक ही संदेश था, अगर बीजेपी का विरोध, अगर प्रधानमंत्री मोदी का विरोध तो देश का विरोध, और अगर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो यह देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने इस देश और मोदी को लेकर जब एक मोटी लकीर यह कहकर खींची कि अगर लोकतंत्र भारत में है, लोकतांत्रिक देश के तौर पर पहचान भारत की है, तो उसमें लोकतांत्रिक नेता और लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को नहीं रखा जा सकता। यह सवाल क्यों गूंज रहा है? और इस सवालों के अक्स तले क्या यह माना जाए कि जिस पूंजीवाद को लेकर बीजेपी एक वक्त विरोध करती रही और अब वह जिस राइट पोजीशन में जाकर खड़ी है दुनिया भर के मंचों पर, उसी पूंजीवाद को लेकर एक टकराव है। एक तरफ उग्र हिंदुत्व के साथ उग्र राइटिस्ट की सोच है और दूसरी तरफ सेंटर से राइट की तरफ बढ़ते हुए कदम है। क्या ये हमें लगता है कि आज दुनिया की परिस्थिति में भारत की मौजूदगी के बीच इस बात को जरूर एहसास कीजिए कि 2024 को लेकर जो नैरेटिव बनेगा, उस नैरेटिव में यह हो सकता है कि समूची दुनिया भारत पर हमला कर रही है। और दुनिया का मतलब यह है कि वही देश जहां कल तक प्रधानमंत्री मोदी के जलसे होते थे, वह देश जो कल तक प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े थे। तो क्या इस दौर में भारत ने रुख अलग कर लिया, तरीके अलग कर लिए, या देश को बचाने के लिए इकोनॉमिक परिस्थिति को नए तरीके से देखना शुरू किया? और जिस तरीके से विदेश मंत्री दुनिया भर के मंचों पर यही कहते हैं, पहले हम अपने घरेलू स्थितियों को देखेंगे या आपकी जरूरतों को देखेंगे, यह जिक्र रूस और यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस से खरीदे जाने वाले उस कच्चे तेल का है जो आज की तारीख में भारत को बहुत रियायत दर पे मिलता है, और उसकी साफ सफाई कर कर भारत उन्हीं देशों को बेच रहा है जो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं और यूक्रेन के साथ खड़े होकर उन्हें हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। यहां तक कि नाटो देश की एक लंबी कतार है जिसमें अमेरिका भी शामिल है। लेकिन इन सब के बीच जो म्यूनिख में इस वक्त कॉन्फ्रेंस लगातार G7 की चल रही है और उसमें जो सवाल खड़े हो रहे हैं, उन सब के बीच कुछ सवालों पर आज गौर इसलिए कीजिए कि भारत की राजनीति में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर से उभरते सवाल ठीक उसी तरीके से छा रहे हैं जैसे कल तक प्रधानमंत्री मोदी की गूंज जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर होती थी तो भारत की राजनीति के भीतर अक्सर यह सवाल खड़ा होता था, देखिए ऐसा नेता कहां मिलेगा? तो क्या बहुत स्ट्रेटजिकली इस वक्त इस देश की सत्ता ने यह तय किया है कि अब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पश्चिमी देशों की सोच को ही टारगेट पर लिया जाए? कौन जानता है जॉर्ज सोरस को? कौन जानता है जिन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल के भीतर जो भाषण दिया? कौन जानता था बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री को लेकर, जो बिजनेस बीबीसी को देखने वालों की तादाद देश में सिर्फ 6.5 करोड़ है? कौन जानता था इस दौर में हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट जब आएगी और दुनिया भर के बैंक जब पीछे हाथ खींच लेंगे कि हम
पैसा नहीं देंगे तो इन सब के बीच अब दुनिया के फोर्ब्स के भीतर भी यह सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने रूस के बैंक से 2000 करोड़ रुपए लोन जो लिए उसकी एवज में गौतम अडानी के कंपनियों के शेयर गिरवी कर दिए और इसको सार्वजनिक नहीं किया। परत दर परत जरा खोलते चले जाइए और परिस्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी इन तीनों को मिश्रित करके देश की डोमेस्टिक यानी घरेलू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच से मचता हुआ शोर जिस अंदाज में और भारत के पड़ोसियों की आर्थिक बदहाली की स्थिति और इन सब के बीच भारत की अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों के अपने पहुंचने के तौर तरीके, सारी चीजों को परखिए। इसलिए क्योंकि पहला हिस्सा तो इसी बात की इजाजत देता है कि भारत अपने तौर पर अब इस बात पे तैयार है, तुमने हमें चुनौती दी, हमने चुनौती ले ली है। यानी टकराव होगा और यह 2024 के नैरेटिव की दिशा में जाएगा। अगर दुनिया क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कर रही थी तो भारत ने भी डिजिटल करेंसी का जिक्र किया। दुनिया में अगर इस बात को लेकर भारत के टैक्स सिस्टम को लेकर आवाज थी तो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के जरिए भारत ने अपने अनुकूल परिस्थितियां खड़ी कर ली। जो आत्मनिर्भरता की कवायद है उसके ठीक समानांतर यह अलग मुद्दा है कि चीन के साथ भारत का व्यापार इस दौर में बढ़ता चला गया। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह भी अब चर्चा और गार्जियन के भीतर जब ऐसे लेख छपने लगे कि भारत के लोकतांत्रिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए इजराइल की टेक्नोलॉजी मोदी सत्ता के लिए काम करती है तो एक क्षण के लिए आपको भारत और मौजूदा सत्ता को अलग अलग भी देखने की स्थिति में खुद को लाना होगा। इन सब के बीच एक चीज बहुत साफ शुरुआत में समझ लीजिए कि लेफ्ट गायब हो चला है। लेफ्ट की कोई सोच बची नहीं है, भारत में नहीं दुनिया भर के भीतर में। और लेफ्ट के ना होने पर जो पूरा राइट है, राइट को साथ जो कैपिटलिज्म है, जो रिफॉर्म की स्थिति जुड़ी हुई है, जो कॉरपोरेट के साथ आगे बढ़ने की सोच है, ये पूरे के पूरे राइट विंग की जो सोच है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सिस्टम में इसे ही तो लागू किया। और 2003 में गुजरात के भीतर बड़े कॉरपोरेटों का सम्मेलन और उसके बाद वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल से निकलकर इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बनना और फिर कॉरपोरेट के साथ खड़े हो जाना, कॉरपोरेट को रियायत देना, कॉरपोरेट को मल्टीनेशनल बनाने की दिशा में ले जाना और उन्हीं कॉरपोरेट के आश्रय पॉलिटिकल फंडिंग कराना और उन्हीं कॉरपोरेट के आश्रय भारत के शेयर बाजार को भी चलाना, इन सारी परिस्थितियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के 200 से ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भारत के कॉरपोरेट में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और पहली बार सवाल इन्वेस्टमेंट को लेकर उठा है, भारत के कॉरपोरेट के पॉलिटिकलाइजेशन को लेकर उठा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यह आवाज आ रही है कि अब स्थिति बदल रही है, तो यह स्थिति भारत को लेकर बदल रही है या सिर्फ मौजूदा मोदी सत्ता जिस रास्ते चली है उसको लेकर बदलना चाहती है, या फिर इन दोनों के बीच मोदी सत्ता ने भी तय किया कि अब हम निशाने पर पाकिस्तान या चीन को नहीं बल्कि उस वेस्टर्न वर्ल्ड को लेंगे जिसके आश्रय भारत के डेमोक्रेटिक सिचुएशन को कहीं डावाडोल करने की स्थिति है। तो इन मंचों पर जब आप खड़े होते हैं तो उससे पहले भारत के भीतर की स्थिति को एक क्षण के लिए समझ लीजिए। इस वक्त भारत में जो फॉरेक्स रिजर्व है अक्टूबर 2021 में 645 बिलियन डॉलर था और आज की तारीख में यह 566 बिलियन डॉलर है। जो गोल्ड रेवेन्यू है वो 919 मिलियन डॉलर इस बीते महीने कम हो गया। जो एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट है वह बीते महीने 190 मिलियन डॉलर और कम हो गया। जो आईएमएफ का भी फंड डिक्रीज किया है वह 102 मिलियन डॉलर का है। और भारत के भीतर में जो छोटे मोटे उद्योग हैं उसको लेकर इंडस्ट्रियल बॉडी कंसोर्टियम ऑफ इंडियन एसोसिएशन की जो पूरी सर्वे रिपोर्ट आई उसने बतलाया कि वह खुद 1,08,500 इंटरप्राइजेस को संभालता देखता है और उसी ने देखा, समझा और परखा कि इस सब के बीच सिर्फ 28% ही इंटरप्राइजेस ग्रो कर रहे हैं, बाकी सभी स्टैग्नेंट हैं या घाटे में चल रहे हैं। 45% खुले तौर पर मान रहे हैं कि सरकार से कोई राहत और रियायत तो नहीं मिलती है, ऐलान जरूर होते हैं।
हालांकि सिर्फ 21% ने कहा उन्हें सरकार से मदद मिली है और मौजूदा बजट को लेकर यह ऐलान हुआ। 87% ने कहा कि हम इस बजट को लेकर डिसअपॉइंट हुए, यानी एमएसएमई का पूरा सेक्टर तैयार नहीं है सरकार की इकोनॉमी और इकोनॉमिक पॉलिसी को इस अनुकूल देखने के लिए। और सच यह भी है कि 10,000 से ज्यादा एमएसएमई 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में बंद हो गए। दिल्ली के करीब खड़े हुए हरियाणा और पंजाब तक में 1,000 से ज्यादा एमएसएमई बंद हो गए। तो क्या सरकार जिस आत्ममुग्धता के शिकार होकर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जलसों के आश्रय खुद को डेवलप लगातार कर रही थी और निशाने पर नेहरू गांधी परिवार लेते हुए जतलाती थी कि दरअसल एक परिवार का हिंदुस्तान नहीं है, तो क्या एक व्यक्ति का है? और एक व्यक्ति के इर्द के ताने बाने ने बीजेपी को उस शख्स के इर्द गिर्द लाकर खड़ा कर दिया। आरएसएस भी उसके इर्द गिर्द आकर खड़ी हो गई और इस देश के भीतर का समूचा पॉलिटिकल सिस्टम जब एक शख्स के इर्द गिर्द आकर खड़ा हो गया तो पूरे के पूरी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था वह पार्टी के भीतर नहीं ढहा बल्कि इस देश के सिस्टम में ढहा। पाकिस्तान को कौन सिखा सकता है पाठ? एक ही नाम है नरेंद्र मोदी का। चीन को कौन पाठ पढ़ा सकता है? एक ही नाम है नरेंद्र मोदी का। इन सब के बीच चाहे वो अमेरिका हो चाहे ब्रिटेन हो, कहा यही गया कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो स्थितियां उलट पुलट रही हैं उसमें क्या 2024 दुनिया के निशाने पर है? एक क्षण के लिए याद कीजिए, जब पहली बार ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो वो हार रहे थे और कहा गया कि हारते हारते वो जीत गए, और दूसरी बार जब मैदान में आए तो कहा गया जीत रहे थे, जीतते जीतते हार गए। तो क्या जीतते जीतते हराने वाले या हारते हारते जिताने वाले कोई अंतर्राष्ट्रीय पावर है? और अगर इंटरनेशनल पावर इस रूप में मौजूद है तो क्या वो भारत की राजनीतिक सत्ता के साथ भी खिलवाड़ कर सकती है? या भारत के भीतर जो सत्ता पर आता है उसका दांव अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़ाव का होता है? और पहली बार एक नए टकराव की परिस्थिति में 9 बरस के बाद मौजूदा मोदी सत्ता आकर खड़ी हो गई है, जिसमें जीतते जीतते हारने और हारते हारते जीतने की परिस्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय पावर चेक करेगा और वही तय करेगा, या फिर सीधे तौर पर लड़ाई सरकार इस नैरेटिव के साथ ले रही है कि दरअसल मुद्दा यही होना चाहिए, भारत के लोकतांत्रिक स्थितियों में सबसे मजबूत देश और सबसे मजबूत नेता को डिगाने की कोशिश इस बार अंतर्राष्ट्रीय मंच कर रहा है। क्या ऐसी स्थिति है? ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा वक्त में बाइडेन की भूमिका, जो कि अपने तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के दौर में इस तरीके से आए जब उससे पहले के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ बहुत निकटता मोदी की थी या देश के प्रधानमंत्री की थी, और इस प्रक्रिया के भीतर से जो सवाल रिफॉर्म को लेकर, कॉरपोरेट को लेकर, कैपिटलाइजेशन को लेकर, शेयर मार्केट को लेकर और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को लेकर जो भी पॉलिसी अपनाई गई वह दुनिया के बाजार के अनुकूल थी, भारत के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि भारत के भीतर इस दौर में असमानता बढ़ी है। लेफ्ट गायब हो गया लेकिन असमानता बढ़ी है, विषमता बढ़ी है, और ये सारी रिपोर्ट्स बतलाती है कि कितने लोगों के पास कितनी बड़ी संपत्ति है। लेकिन अब सवाल उसके आगे का है, क्या ये एक शिफ्ट है भारत का जो कि अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए बताया गया कि हम रशिया के नजदीक जा रहे हैं? कल तक सिर्फ हथियार लेते थे, अब तेल सबसे ज्यादा ले रहे हैं, और तेल ना सिर्फ रियायत तौर पर ले रहे हैं, दुनिया के बाजार में मुनाफा कमाने के लिए भी बेच रहे हैं। और जिस सम्मेलन का हम जिक्र कर रहे हैं उस सम्मेलन का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रोन जब ये कहते हैं कि रूस की हार होनी चाहिए लेकिन रूस को पूरी तरह तबाह नहीं किया जाना चाहिए, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक ये कहते हैं कि फला फला जगह हमला जो हुआ है उसकी सजा रूस को मिलनी चाहिए, जब कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की वह इस सम्मेलन में सीधे निशाने पर रशिया को लेती हैं और बहुत साफ तौर पर कहती है कैसे उसने बर्बाद की है इस स्थिति यूक्रेन के भीतर की, तब एक सवाल आता है क्या भारत की निकटता को लेकर यह बेचैन है, या भारत अपने तौर पर जो चेक एंड बैलेंस का खेल लगातार खेल रहा है उसको लेकर वो परेशान तो नहीं है, या फिर इन सब के बीच जिस चीन को लेकर
कांग्रेस या राहुल गांधी जब कहते हैं कि देखिए लद्दाख की सीमा पर, देखिए अरुणाचल की सीमा पर, और बताते हैं बार बार सैटेलाइट चित्रों के जरिए कि किस रूप में उसने कब्जा किया है, और सरकार कहती है 1 इंच जमीन नहीं दी, या फिर जिक्र करती है 1962 में क्या हुआ था या अतीत में क्या हुआ था, तो क्या पहली बार भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं बल्कि भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने फॉरेन पॉलिसी ने दरअसल उस राजनीतिक दांव के बीच में आकर इन सवालों को उठा दिया है कि अगर मौजूदा वक्त में भारत एक मार्केट के तौर पर है तो दुनिया का कोई भी देश इस मार्केट को खोना नहीं चाहता है, लेकिन नहीं खोने की स्थिति में वह अपना से जिस रूप में चाहता है, अगर उसको मौजूदा वक्त में उतना हक नहीं मिल पा रहा है तो वो चाहता है कि मौजूदा सत्ता डावाडोल हो जाए। क्या यह स्थिति है जिसका जिक्र सरकार कर रही है, या फिर खुद ब खुद सरकार ने चीजों को खड़ा कर लिया ये बताते हुए कि देखिए हमला हमारे ऊपर नहीं हो रहा है, देश पर हो रहा है। और जिस दौर में कॉरपोरेट आगे बढ़ रहा था, कॉरपोरेट का इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ रहा था, उसका नेटवर्थ आगे बढ़ रहा था, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा था, तब वो कॉरपोरेट के हिस्से में जा रहा था, देश के हिस्से में नहीं जा रहा था। तो क्या ये एक नई तरीके की स्थितियों में भारत की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को भी लाकर खड़ा तो नहीं कर दिया गया है? ये सारे सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण अब हो चले हैं क्योंकि ध्यान दीजिए, दोबारा लौटिए, गौतम अडानी के वर्चस्व में जो हमला हुआ उसके बाद वो जिस तरीके से ढहे, उससे पहले नारा एक ही लगता था कांग्रेस के जरिए, और राहुल की थ्योरी बड़ी साफ थी, हम दो हमारे दो, जिसमें 2 बेचते हैं 2 खरीदते हैं और सभी गुजरात से आते हैं। उसमें एक पिलर गिरा है, तो क्या दूसरे पिलर पर अब अटैक होने वाला है, या फिर इन सब के बीच जो टॉप मोस्ट 25 गुजरात के बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो बड़े तौर पर उनकी पहचान भारत की इकोनॉमी में नहीं बल्कि अपने नेटवर्क के साथ जुड़े होने की है, तो क्या अब हमला उस पर होगा? और भारत के भीतर जो एक प्रतिस्पर्धा कॉरपोरेट की कभी नजर आई या नहीं आई, लेकिन जो दिखाई देती थी उसमें वह दिखाई बिल्कुल ना दे, उस स्थिति से दुनिया आहत हो गई है? या फिर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज बहुत साफ है कि एक नया चेहरा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जिसमें कल तक चीन के साथ 2-2 हाथ करने को भारत तैयार था, आज की स्थिति में रशिया के साथ खड़े होकर वह चीन के साथ खड़ा नहीं है, लेकिन चीन को दरकिनार करने की स्थिति में भी नहीं है क्या? और यह शायद नाटो कंट्रीज के लिए मुश्किल का सबब है। तो एक पूरी कतार को समझने की अब कोशिश कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ब्रिटेन की भूमिका बीबीसी के मद्देनजर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिडेनबर्ग रिसर्च की भूमिका अमेरिका को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग अलग देशों के G7 के सम्मेलन में उठते हुए सवाल रशिया को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चाइना के साथ अमेरिका की प्रतिस्पर्धा और 2-2 हाथ की परिस्थितियों में दूसरे देशों की खामोशी बरतना, जापान भी इस दौर में उन परिस्थितियों को नहीं उठा रहा है जो कल तक उठाता था भारत के संदर्भ को लेकर, और क्वाड की जो पूरी हरकत है जिसमें जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अमेरिका भी है और भारत भी है, उसकी पूरी प्रतिस्पर्धा और उसकी जिसके लिए खड़ा किया गया था, उसकी इस दौर में कोई भूमिका आपको नजर आती है क्या? जब इतनी उलझन आपको नजर आ रही है तो देश की पूरी राजनीति पर लौट आइए और समझने की कोशिश कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हिंदू स्वयंसेवक संघ की सक्रियता, एनआरआईज के साथ खड़े होना और लगातार उनसे संवाद बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राजनीतिक जलसे के तौर पर जो प्रयोग प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वह भारत की राजनीति को बहुत सीधे प्रभावित कर रहा था। और उस राजनीति के दायरे में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों की रिपोर्ट्स जब ये बताने से नहीं चूक रही है कि जो हो रहा है वह भारत के भीतर की परिस्थितियों में डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो इसका मतलब बहुत साफ है। भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, जो खुले तौर पर विपक्ष जिसे कहने से अब नहीं चूकता है, क्या उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच खड़े होने को तैयार हैं, या अंतर्राष्ट्रीय मंच अब किसी नए लीडर को भारत के भीतर से चुनने को तैयार है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन की भूमिका,
सुप्रीम कोर्ट से निकलते हुए फैसलों में पहली बार ब्रेक लगा हिडेनबर्ग रिसर्च या कहें शेयर बाजार या कहें अडानीज को लेकर, जब उसने सरकार के बंद लिफाफे को स्वीकारा नहीं और कहा हम ट्रांसपेरेंसी के साथ कमेटी बनाएंगे, विशेषज्ञों का पैनल बनाएंगे जो जांच करेगी। यह पहली बार हुआ। दूसरी स्थिति, भारत के जो इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट है वो सरकार के कितने अनुकूल हैं, यह अलग अलग जांच एजेंसियों की भूमिका के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्टिकल्स के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए, न्यूज़ चैनल्स जो दुनिया भर में दिखाए जाते हैं उसमें दिखाए जाने वाली बहस मुहाइस के भीतर वो सारी चीज़ें शामिल हुई हैं। और ये डेवलपमेंट 2019 के बाद का है, उसके पहले का नहीं है। तो क्या 2014 से 2019 और 2019 से 2024 यह बिल्कुल दो अलग फेज में भारत को खड़ा कर देखने की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मंच आ गए हैं? और जिन लोगों ने भारत की सत्ता के पीछे खड़े होकर भारत की सत्ता को लार्जर देन लाइफ बनाया, क्या वही अब इस पे अड़ंगा डालना चाह रहे हैं? और क्या उन्हें यह महसूस होने लगा है कि दरअसल 2024 में अगर कुछ नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में और मुश्किल होगी? और पहली बार, यह काम पहले भी चला होगा लेकिन पहली बार सरकार ने दो दो हाथ करते हुए मन बनाया, आप चुनौती दे रहे हैं तो हम चुनौती लेते हैं। और इसीलिए विदेश मंत्री जयशंकर हो या देश के भीतर में कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी हो, उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड से जो सवाल निकल कर आ रहे थे, जो जॉर्ज सोरेस के ही सही उनके भी सवाल थे, उसका जवाब भी दिया, खुल कर दिया। लेकिन एक सवाल है कि सब कोई एक साथ सक्रिय क्यों हो गए हैं, इसी दौर में क्यों हुए हैं? जिस वक्त राहुल गांधी की पदयात्रा होती है उसी वक्त हिडेनबर्ग रिसर्च पेपर आता है, उसी वक्त डॉक्यूमेंट्री आती है, उसी वक्त सोरस सामने आते हैं, उसी वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रशिया को लेकर घेराबंदी शुरू होती है, उसी वक्त रशिया से भारत का रियायत में तेल खरीदा जाना को लेकर सवाल होती है, उसी वक्त अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत के भीतर की जो पूरे की पूरी मार्केट इकोनॉमी में शेयर बाजार की भूमिका है उससे पाइपलाइन काटने की सोच पैदा होती है। और इन तमाम विकसित देशों, चाहे वो G7 के दायरे में आए या G20 के दायरे में आए, वह भारत को लेकर और भारत के शेयर बाजार को लेकर उस कॉरपोरेट को चुनते हैं जो कॉरपोरेट सत्ता के सबसे नजदीक बीते 8-9 वर्षों में रहा है। यह मैसेज क्या है? आखिरी मैसेज, जो सबसे बड़ा मैसेज है, क्या 2024 का इंतजार अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कर रही है या करना भी नहीं चाहती है? खेल पहले करना चाहती है और स्थिति विकट होती चली जा रही है सरकार के लिए। दूसरा सवाल, सरकार अगर अब चुनौती लेकर आमना सामना करते हुए एक नैरेटिव को 2024 के लिए तैयार कर रही है, तो क्या यह नैरेटिव बिल्कुल नए सिरे से भारत में खड़ा हो जाएगा, जो इससे पहले हिंदुत्व के नाम पर या 80-20 या हिंदू मुस्लिम के नाम पर ध्रुवीकरण करता था वोटों का? क्या यह हो पाएगा? और तीसरा सवाल, अगर इन परिस्थितियों में विपक्ष की भूमिका अभी तक नजर नहीं आ रही है तो क्या वो बहुत तेजी से नजर आने की दृष्टि में शुरुआत होने वाली है? यह संकेत है कांग्रेस के उस अधिवेशन का जो 24 से 26 तक रायपुर में होगा। और भारत की राजनीति के भीतर 2023 में ही जो 9 राज्यों में इलेक्शन होने हैं, जिसमें 5 राज्य बड़े हैं, उनके चुनाव परिणामों से भी क्या बहुत ज़्यादा बड़ा असर ना सिर्फ देश की घरेलू राजनीति बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों के लिए भी जाएगा? और शायद इसीलिए 2023 में हर चुनाव जीतना मोदी सत्ता की जरूरत और मजबूरी है, और विपक्ष के लिए अपनी राजनीति को साधने के लिए जीतना जरूरी है। महज इतना ही भर सवाल है या कुछ आगे का है? इंतजार कीजिए, कुछ वक्त बाद इसको भी डिकोड किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।